हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। ये वीडियो आपके एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस जैसे सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। ये इस सवाल को देखिए, ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं और ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पढ़िए इसे ध्यान से। क्या कह रहा है इसमें? 4 गायों को 30 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई के आयताकार खेत के चारों कोनों, प्रत्येक कोने पर एक पर बांधा गया है। रस्सी की लंबाई 7 मीटर है। तो खेत का ऐसा क्षेत्र बताइए जहां गायें चल नहीं सकती हैं। देखिए इसे ध्यान से समझना आप। इसमें क्या क्या होता है, देखिए आपको एक बात समझाऊंगा, आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। क्या आयताकार है? आयताकार ये खेत है मेरा। ठीक है, समझिए यहाँ पर। अब वो कह रहा है प्रत्येक कोने पर गाय बंधी हुई है। इस कोने पर भी और इस कोने पर भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। यदि गाय इस कोने पर बंधी होगी तो वो गाय अपनी रस्सी के हिसाब से, इस तरह से रस्सी है वो यहाँ तक जा पाएगी। यहाँ ये खेत की बाउंड्री है, इससे चारों तरफ, इससे बाहर नहीं जाएगी क्यों, खेत में ही चराना है मुझे। तो अब मेरी बात समझना। ये जो अलग पेन यूज करता हूँ मैं, ये जो इतना हिस्सा है ये, आप क्या ये नहीं कह सकते कि ये एक, इस देखिए इसका चौथाई भाग है ये, इस तरफ का ये। देखिए आपको ऐसा ही नज़र आ रहा है ये। अब ये एक 1/4 ये भाग हो गया और 1/4 ये। इसी तरह ये चारों भाग 1/4 मिलकर कितना बना देंगे? 1/4 प्लस 1/4 कितना बना देंगे? 1। तो इसका मतलब है ये पूरा एक पूरा हमारा सर्किल बन जाएगा। आदमी 1/4 1/4 1/4 चारों मिलकर एक बन जाएगा। तो देखिए यहाँ समझना आप, 1 मिनट। देखिए अब ये पूरा एक सर्किल कंप्लीट हो गया। अब आपको पता चल गया कि मेरी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो उस तरह से मुझे पूरा एक सर्किल बनाना है। तो मैं सर्किल का, आप पहले क्षेत्रफल बताइए क्या होता है। पाई का मान 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर मेरा 49 हो गया, 7 है तो 7 से इसे काट दूंगा 7 बार। 22×7 = 154 होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए ये तो आ गया मेरा वो जो घास चर चुके हैं, ये जानवरों ने 154 मीटर स्क्वायर की घास घास को खा लिया है, चर लिया उन्होंने। ठीक है, अब मुझे निकालना ये है कि जहाँ गाय चर नहीं सकती, तो वो देखिए गौर से देखना, वो ये क्षेत्र है जहाँ गाय नहीं चर सकती, वो ये क्षेत्र है। देखिए ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्षेत्र है जहाँ पर ये बचा हुआ है, ब्लैक से कर रहा हूँ, ये वो क्षेत्र है जहाँ गाय चर नहीं सकती। ठीक है, यहाँ गाय नहीं गई हैं। अब आप ध्यान से देखना, इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, पूरे का क्षेत्रफल निकाल के आयत का, उसमें से ये कोनों का क्षेत्रफल घटा दूँ तो बीच वाला ही क्षेत्रफल बचेगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या है? 30 × 20। 30 लंबाई है, 20 चौड़ाई, कितना हो गया? 600। 600 हो गया। 600 में से यदि मैं 154 ये घटा दूँ कोनों वाला क्षेत्रफल, तो ये बीच वाला बचेगा। तो इसमें से यदि 154 में घटा दूँ, कितना बचा? ये 100 जाएगा 500, और 54 और घट गया 46 बचा। तो ये 446 बचेगा। देखिए किस ऑप्शन में 446? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे एक बार दोबारा आप देखना ये कैसे काम करता है। ये नेक्स्ट देखिए अपना सवाल। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है? एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो यहाँ देखना, दूरी 12 किलोमीटर की है और 4 घंटे लग रहे हैं, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? धारा की दिशा में है यानी कि x + y, कितनी हो गई? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए यह धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में, यही समय कितना है मेरा? 4 घंटे। तो ये कितना हो गया? ऐसे 4 से भाग दूंगा, 3/2। ठीक है, इसे 1.5 भी लिख सकता हूँ, तो x - y 3/2। ध्यान से देखना। अब आपसे पूछ कर रहा है शांत जल में नाव की चाल। आपको पता होगा नाव की चाल कैसे निकालते हैं। नाव की चाल इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, तो ये जोड़ करके ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये x 2x हो जाता है, तब उसी का भाग लगा देते हैं। तो देखिए 3 और 1.5 कितना होता है, आप मुझे बता सकते हैं। इसे या ऐसे कर लीजिए आप, 3 + 3/2, 3 दूनी 6 और 3 9, 9/2 यानी 4.5, ऐसे कर सकते हैं। या आप ऐसे जोड़ सकते, 3 और 1 4 होता है, आधा जोड़ दो 4.5 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा पूरा? 2x = 9/2। अब देखिए x का मुझे भाग दूंगा, इसमें मैंने बताया था आपको, जोड़कर 2 से भाग देते हैं। वो क्यों देते हैं? वो यही उठकर नीचे चला जाता है। तो कितना हो गया, हो जाएगा देखिए 9/4। ठीक है, अब आपसे पॉइंटों में आया तो देखिए इसका भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8। पॉइंट लगाइए, कितना बचा? 1 1 यानी कि 10 हो गया। 4 दूनी 8, फिर से 2 बचा, 20 हो गया। 4 पंजे 20 यानी 2.25। देखिए कौन से ऑप्शन में आपका 2.25? ऑप्शन ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो ये आसान था। नेक्स्ट देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है? किसी धनराशि को ए बी सी के बीच में 5 7 11 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि बी को ए से 1500 रुपये अधिक मिले तो बी का हिस्सा बताइए। देखिए बी को ए से, यहाँ देखना, ए को कितना मिल रहा है? 5 और बी को कितना मिल रहा है? 7। इसका मतलब बी को कितना ज़्यादा मिला है? 2, और 2 की वैल्यू आपको दे रखी है उसने 1500, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 750 नहीं होगी एक की वैल्यू। ठीक है, अब आपसे पूछा है तो बी का हिस्सा बताइए। अरे बी को कितना मिलता है? 7। अब इसमें 7 से गुणा कर दीजिए। तो ये 0, 7 पंजे 35, हासिल कितना बचा? 3, 7 7 7 49 और 3 52, यानी 5250। किस ऑप्शन में 5250? ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, दो ट्रेनें ए और बी एक सीधी रेखा पर एक दूसरे से 155 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, एक ट्रेन ए से 7 बजे चलती है सुबह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ से समझना 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, दूसरी किससे चलती है, बी की ओर ये चलती है, और दूसरी बी से 8 बजे चलती है सुबह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो वे किस समय पर मिलेंगे आकर के, तो देखना आप ये समझना, दूरी कितनी है इनकी टोटल 155 किलोमीटर है, 155 ये है। अब देखना एक 7 बजे चलती है और एक 8 बजे चलती है, इसका मैं क्यों ना एक ही समय बना दूँ। अब ये 7 बजे जा नहीं सकती, क्योंकि ये 8 बजे आई है, तो 1 घंटे बाद आई है, तो वापस तो 1 घंटे पहले नहीं जा सकती। तो मैं इसे भी 8 बजे लेकर खड़ा कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कितने 20 से चलती है ये, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 8 बजे ये 20 और चल लेगी। ठीक है, अब देखिए अब दोनों का समय बराबर हो गया, ये भी 8 बजे चलती है, ये भी 8 बजे। अब देखना 20 किलोमीटर ये चल चुकी है। ठीक है, अब देखो, अब दोनों ये एक ही तरफ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब इनकी चाल जुड़ जाएगी। देखिए ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये 20 से, कितना हो गया 45। अब देखिए 155 में से मैं 20 चल चुका हूँ, बचा कितना 135। अब दोनों मिलकर कितने चल रहे हैं, दोनों सापेक्ष चाल कितनी है 45। अब 45 से ये भाग दूंगा, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, 3 घंटे, 3 घंटे बाद ये मिलेगी। तो देखिए 3 घंटे बाद, कहाँ से 3 घंटे, 8 बजे से, क्योंकि दोनों को मैं 8 बजे पर लाकर खड़ा किया है मैंने। तो 8 बजे के बाद 3 घंटे और लगेंगे, तो 8 में 3 जोड़ोगे तो आप कितने आएंगे आपके पास, देखना 1 मिनट, 8 में 3 जोड़े 11। तो देखिए कहाँ है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से देखिए इसे, देखिए दोबारा से देखिए 1 मिनट। देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको ये डिस्टेंस दे दी पूरी, ये है 155 किलोमीटर की दूरी है। अब मुझे ये कह रहा है, ये जो चला है वो 7 बजे चला है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला है। तो आप मुझे बताएं 1 घंटे में कितना चल लेगा वो 20। तो 7 से 8 बजे तक मैंने उसे 20 चला दिया। अब देखना 155 था, उसमें से 20 चल चुका है, तो अब ये इधर सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, ये 135 बची दूरी, 135 बची। अब ध्यान से देखना, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनकी चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, दोनों की चाल जुड़ेंगी। एक 25 से जा रहा है, दूसरा 20 से, तो कितना हो गया 45। तो अब बताना 135 किलोमीटर की दूरी और 45 की स्पीड से चलने में कितना वक्त लगेगा, 3 घंटे। तो अब 3 घंटे, अब कहाँ से, आप साथ में 3 ऐड मत कर देना, ऑप्शन भी है 10। क्यों, क्योंकि मैं पहले ही इसको 7 से 8 ला चुका हूँ 20 किलोमीटर चला करके। तो अब 8 से मैं अपनी 8 बजे से मैं अपनी समय नापूंगा, तो 8 से 3 घंटे ये लेंगे, तो 8 और 3 कितना हो जाता है, ये आप जानते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब ये समझ में आएगा होगा आपके। नेक्स्ट देखिए रहा है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए प्रथम 9 अभाज्य संख्या, आपको ध्यान देना अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो देखिए 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 9 अभाज्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, 11, 13, 17, 19, 23, गिनना कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरी 9 हो गई। ठीक है, इनका आपको सम करके और 9 से भाग देना। देखिए 2, 3, 5, 5, 5, 10, 17, 17, 11, 28, 28 और 13, 41, 41 और 17, 58, 58 और 19, 77, 77 और 23, 100, पूरा 100 हो गया। ये 100/9 से भाग देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9। तो किस ऑप्शन में देखना है, ये 11 सही 1/9, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, प्रियांक सुसज्जित न किया हुआ एक फ्लैट 60 लाख रुपए में खरीदा। उन्होंने इसे सुसज्जित किया और अंततः इसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए में बेच दिया। फ्लैट के मूल्य में प्रतिशत बताइए। देखिए कोई प्रियांक नाम का व्यक्ति है, उसने सुसज्जित ना, यानी कि कुछ भी उसके मेंटेनेंस था उस वो पूरी तरह से नहीं था, वो उसने 60 लाख में खरीद लिया। उसके बाद उसने इसे 1 करोड़ 20 लाख में बेचा है। तो देखिए 60 लाख का दोगुना हो गया 1 करोड़ 20 लाख। तो आपसे पूछ रहा वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि देखिए ऐसे निकालते हैं। यदि मैंने बोल दिया 2 की चीज़ मैंने 4 की बेच दी, आप बताना दोगुना हो गया, तो वृद्धि कितनी होगी 2 की, कितने पर हुई है 2 पर, तो 100 पर ये कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये 100% होगी। यानी कि जब भी कोई मूल वैल्यू किसी की अपनी की दोगुनी हो जाए, तो वो 100% की वृद्धि की बात होती है। तो ये आपको पता रखना है, यहाँ से दोगुनी हुई है, तो ये कितने परसेंट की वृद्धि हुई है इसमें, तो ये 100% की वृद्धि हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त 6 और 3024 है, ये दो हैं। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, मासा इंटू लासा। मासा कितना है 6, लासा कितना है 3024, बराबर पहली संख्या 54, दूसरी कितनी है आपको निकालनी है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसे मैं 6 से काट सकता हूँ, 6 9 54,
9 से काटिए, 9 तिया 27, कितना बचा 3, 9 तिया 27 और फिर कितना 5, 9 छक्के 54, यानी 336 आ गई मेरी संख्या। तो इसमें 336 इस ऑप्शन में है, ये देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आसान था ये। नेक्स्ट देखिए अपना सवाल। इसे देखिए सवाल में क्या कह रहा है, रमेश ने एक बाइक 64,000 में खरीदी और इसे 60,000 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ। लाभ तो नहीं होगा, हानि होगी, क्योंकि 64 की लेकर आए, 60 की बेच दी, आपको हानि हुई। कितने, 4,000 की हानि हुई आपको। कितने पर हुई, 64,000 पर। तो यही हानि 100 पर कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बताना आपको। देखिए 3 जीरो, ये 4 से ये 16 बार। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट काट सकते हैं या फिर ऐसे करिए 25/4 कर दीजिए। अब बताइए, अब तो बता सकते हैं। 4 छक्के 24 और 1/4, 6 से 1/4। देखिए किस ऑप्शन में 6 से 1/4, ये आपका ये ऑप्शन है। 1/4 का मतलब होता है 0.25। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपना सवाल। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद, छूट के बाद लाभ 5% है। ठीक है, 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट होनी चाहिए, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांक है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ये थोड़ा कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन इसे देखिए आप कैसे करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद लाभ 5% है। आप मुझे बताएं, मैंने अपना अंकित मूल्य 100 मान लिया। ठीक है, देख ध्यान से देखना, इस पर 5%, 15% छूट है, 15% की छूट, 15/1 मिनट, 15% छूट है, तो ये कितना बचा, 85 डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। 85 बचा, 85/100। ठीक है, ध्यान से देखना, 85/100। अब ये क्या आ गया, आपको मैंने पहले भी बताया कि जब भी आप एमपी पर छूट दोगे तो आप किस पर जाओगे, एसपी पर। और ये भी बताया कि यदि आप सीपी पर लाभ या हानि लोगे तब भी आप एसपी पर ही जाओगे। तो ये बात, दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए कैसे ये यहाँ पर अप्लाई होती हैं। ये मैंने इस पर छूट दे दी, अब मेरा ये टोटल क्या आ गया, मेरा ये एसपी आ गया। ध्यान से देखना, एसपी। अब आपको पता है कि अब 8% का लाभ भी लेना है, लाभ प्राप्त करने के लिए। लाभ हमेशा सीपी पर होता है, सीपी पर मैं लाभ लूँगा तो किस पर जाऊँगा, एसपी पर। ठीक है, तो ये लाभ है, ध्यान समझना। अब यदि मैं ये लाभ इस पर ले लूँ तो सीपी यहीं बना रहेगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये इस तरफ जाकर के भाग में चला जाएगा इसके, एसपी के। तो ये उल्टा हो जाता है यहाँ पर, ध्यान से देखना। तो अब मुझे 8% लाभ लेना है, तो मुझे लेना है एसपी पर। तो 8% की वैल्यू क्या होती है, 2/25। तो ये 2 का लाभ लूँगा, 27/25 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे लाभ लेना है, तो अब देखिए यहाँ ध्यान से देखना, 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी, ये अभी तो ये बाद की चीज़ है। अभी 5% लाभ है, सॉरी, ये 5% वाला ये है। देखिए 5% लाभ लेना, 5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, और 21, ये हो जाएगा 21/20। अब ध्यान देना, लाभ हमेशा सीपी पर लेते हैं, लेकिन ये मेरा एस पी है, टोटल ये एस पी है। तो इस पर मुझे लाभ लेने के लिए इसे उल्टा लिखना पड़ेगा, 21/20 की जगह 20/21 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हैं आप। अब रुकना इसे, अब देखो ये 20/21 हो गया। अब ये मेरा सीपी बन गया पूरा, ये मेरा पूरा सीपी हो गया। अब वो कह रहा है कि 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य के कितने प्रतिशत की छूट होनी चाहिए। अब देखिए, अब लाभ 8% लेना, तो ये तो मैं अंकित मूल्य पर उस पर लेता हूँ, सीपी पर। तो ये मेरा सीपी है, तो इस पर मैं सीधा सीधा लाभ ले सकता हूँ। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, तो ये 27/25 हो गया। ठीक है, अब इसे आपको कैलकुलेट करना है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये थोड़ा कैलकुलेट हो सकता है। देखिए कैसे, पहले मैं 100 से 100 कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखना, सुनना। देखिए क्या करना मुझे, मैं इसे 5 से काटूँ, 5 चौक 20, ये 5 पंजे 25, 5 बार। इस 5 से मैं काट सकता हूँ इसे 17 बार, 17। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मैंने इसे 21 से काटा, 21 से एकम 21, कितना बचा, 6 पॉइंट लगाइए, 0, 60 हो गया। 21 दूनी 42। ठीक है, कितना बचा, 18, 18 यानी कि 80 हो गया, 180 हो गया। अब 21 से ये 21 गुणा 8 कर दूँ मैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 लगभग कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसे 8 बार काट सकता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, तो ये आ गया 1.28। ठीक है, ये यहाँ से 21 से भी कैंसिल आउट होगा। अब नीचे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा 17 गुणा 4 गुणा 1.28। अब देखना इतना बचा आपके पास, इसे मैं इरेज करता हूँ, 1 मिनट। देखिए, देखिए इसका मैं पहले इसका मल्टीपल कर दूँ, 4 का मैं 1.28 में करूँगा। देखिए 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, 2 अंक बाद पॉइंट ये लगा दिया। बचे कितने, 4 दूनी 8 और 1 11, एक हाथ से बची, 4 एकम 4 और 1 5 गुणा 17 का और मल्टीपल करना। अब ये 17 दूनी कितना होता है, 34 की 4 हासिल 3, 17 एकम 17, 17 और 3 कितना होता है, 20। 2 अंक बाद पॉइंट है, ये लगा दिया मैंने, हासिल 2 हाथ में, 17 पंजे 85, 85 2 87, यानी कि 87.04। इतने इतने में मुझे बेचना चाहिए।
वो मेरा ये SP आ गया मेरा। अब देखिए MP मैंने माना था कितना मेरा 100, 100 की कोई चीज़ मैं 87.04 में बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे कितने की मैं छूट दे रहा हूँ MP पर। MP मैंने 100 माना था, तो ये 12.6% की मैं छूट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मेरा 0.4 आया है, वैसे यहाँ 4 आना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने 1.28 ये अप्रॉक्स मान लिया था, ठीक है। तो ये देखिए 87 के आसपास और कोई ऑप्शन भी नहीं है इस 12 के आसपास, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना सवाल। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, दो व्यक्ति P और Q मिलकर एक कार्य को 18 सॉरी मिलकर कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 18 दिन में कर लेते हैं। Q अकेला इसे 36 दिन में पूरा कर सकता है। Q ने कार्य करना प्रारंभ किया और 6 दिन तक कार्य करने के बाद उसने कार्य छोड़ दिया। फिर P से ने शेष कार्य को अपने हाथों में ले लिया। शेष कार्य पूरा करने में P को कितने दिन लगेंगे? तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, P और Q दोनों 18 दिन में करते हैं, तो ये 18 इनका टाइम हो गया। Q अकेला कितने दिनों में करता है? ये 36 दिनों में करता है। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी और इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। कैसे? इनका क्योंकि एलसीएम कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क 36 है मेरा। इस यहाँ पर P और Q दोनों हैं, यहाँ पर केवल Q है, तो यहाँ P का कितना मान आ गया? P का भी 1 आ गया, ठीक है। P और Q का 1 आ गया मान। अब देखिए क्या कह रहा है, Q ने कार्य करना प्रारंभ किया और 6 दिन बाद कार्य छोड़ गया। देखिए Q 1 दिन में कितना करता है? 1, तो 6 दिन में कितना कर लेगा? 6। टोटल वर्क था मेरा 36, 36 में से 6 ये करके चला गया Q। अब बचा कौन? P। तो 6 करके चला गया, टोटल वर्क कितना बचा मेरे पास? 30, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मेरे पास वर्क है टोटल 30, 30 वर्क है। अब ये 30 वर्क कर रहा है P कितना कर रहा है? P की भी एफिशिएंसी 1 है, तो 1 के हिसाब से 30 काम करने में कितना वक्त लगेगा उसे? 30 दिन लगेंगे। देखिए किस ऑप्शन में है आपके 30 दिन? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। आसान था। नेक्स्ट देखिए अपना सवाल। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने एक पंखे के अंकित मूल्य पर 30% की छूट की घोषणा की। यदि पंखे का विक्रय मूल्य 2800 रुपये है तो पंखे का अंकित मूल्य बताइए। देखिए 30% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 70 में बेच रहा है। 70 की वैल्यू आपको 2800 दे रखी है, यानी 7 चौक 28, एक की वैल्यू 400 है, 40 होगी, सॉरी 70 ये 40 होगी। अब आपको आपसे पूछ रहा है उसकी, तो 2 जीरो और लगा दी, 40 पर 2 हो गया 4000, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए कैसे आपको 30% छूट दे रखा है, यानी 100 की चीज़ थी, आप 70 में बेच रहे हो, ठीक है। हम मेरे हिसाब से 70 में बेच रहे हो, लेकिन सवाल के हिसाब से आप 2800 में बेच रहे हो, तो ये कितना गुना है? ये यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 40 गुना है, इंटू 40, ठीक है, 40 गुना है। अब देखिए 7 चौक 28 हो गया, 2800 पूरा है, 40 गुना है। अब देखिए एक की वैल्यू 40 हो गई, तो अब मुझसे पूछ रहा है इसका अंकित मूल्य। मैंने अंकित मूल्य 100 माना था, इसमें भी 40 से गुणा कर दूंगा मैं, तो ये 2 जीरो ये ऊपर वाली उतर आएंगे, तो 4000 हो गया। देखिए किस ऑप्शन में 4000? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवाल। देखिए इसे देखिए, इसमें क्या कहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों की 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया, यानी जीत गया, ठीक है। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। देखिए यदि इसे 58% मिले हैं, इसे 58 मिले हैं, तो दूसरे को कितने? 42 मिले रहे होंगे, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर देखिए, ये 6 बचा और ये 1 बचा। 16% से ये हारा है, ये समझ लीजिए 16 वोटों से हारा है, ऐसे समझ लीजिए। ये 58 वोट इसे मिले इतने 42, 16 से इसने हरा दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि ये व्यक्ति 4032 से जीत गया, ठीक है, तो इसे इतने से जीता है, 32 मतों के बहुमत से ये जीत गया है, ठीक। अब देखिए 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 4032, क्योंकि यहाँ इसे मिले 58 जीतने वाले को, दूसरे को कितने मिले होंगे? 42। तो ये जीता कितने से? इतने से जीता जितने से ज़्यादा मिले, कितने? 42 से 58 कितने ज़्यादा? 16। और 16 यहाँ 16 मेरे हिसाब से 16 से जीता है, लेकिन इस सवाल के हिसाब से जीता है 4032 वोटों से। तो 16 की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 16 दूनी 32, कितना बचा? 8 हो गया 83 है, 16 पंजे 80, कितना बचा? 3, ये होगा 32, तो 16 दूनी 32, यानी 252। एक की वैल्यू 252 है। टोटल मेरे पास वोट कितने होते हैं? 100। तो इस 252 के पीछे 2 जीरो और लगानी है मुझे। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा है मेरे, 1 मिनट पेन चेंज करता हूँ। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी, 252 के पीछे 2 जीरो, ये ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो आसान था। नेक्स्ट देखिए अपना सवाल। इस सवाल को देखिए, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप बड़े अच्छे से ध्यान से देखें, स्किप ना करें इसे। देखिए कैसे, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है, ठीक है, और उसका भुगतान 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में कर देता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 5% प्रति वर्ष की दर से की जाती है, और वह वार्षिक रूप से 882 का भुगतान करता है, प्रति साल 882 रुपये भुगतान करता है किस्त के रूप में, ठीक है। तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी? देखिए समझिए यहाँ पर, आपके पास रेट कितनी है? 5%, समय कितना है? 2 वर्ष। पेन यूज़ करता हूँ, तो देखिए क्या होगा, पहली 5% फ्रैक्शन आपको पता होगी, 1/20 होती है। तो देखिए पहली बार किस्त है 20 से 21,
दूसरी बार क्या होगा, स्क्वायर होगा, कितना होगा 20, 400, 400 से कितनी होगी 441। लेकिन आप यहाँ पहली लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ उसने साफ कह रखा है समान किस्तों, दो समान किस्तों। देखिए यहाँ किस्त 441 की है, यहाँ 21 की है, तो ऐसा नहीं हो सकता, समान बनानी है। तो समान बनाने के लिए यहाँ भी मैं एक मिनट पेन अलग यूज करता हूँ। यहाँ भी मैं 21 से गुणा करूँगा, 21 से। जब यहाँ 21 होगा तो इसमें भी 21 होगा, ठीक है। अब ये देखना 21 दूनी 42, ये 420 हो जाएगा। एक मिनट रुकना, अब देखिए ये कितना हो गया, ये भी 420 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखना, मेरे पास किस्त जो है वो प्रत्येक, या तो इसे मान लीजिए या उसे, दोनों 441 की हैं। तो देखिए एक किस्त की वैल्यू कितनी, ये मेरे हिसाब से 441 पे करना है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना करना है 882, यानी कि कितना करना है 441 का 2 गुना है, एक की वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 गुना पे करना है। तो अब बताइए मेरे पास मैंने धन कितना डाल लिया था, देखिए इसे जोड़िए, आप कितना हो गया 820 हो गया आपके पास 820। अब 820 का 2 गुना करना है, क्योंकि एक की वैल्यू 2 है, तो 820 का 2 गुना करूँगा मैं, कितना हो जाएगा 1640। देखिए किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है, ठीक है। वही उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ उसने बोल रखा है दो समान किस्तें हैं मेरे पास, किस्तें दो समान हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते पहली बार 20 से 21 हुआ, दूसरी बार 400 से 441, तो मुझे किस्त समान करनी होगी। किस्त समान करने के लिए मुझे यहाँ पर भी 21 से गुणा करना होगा। अब देखिए 441 दोनों किस्त बराबर होंगी, जब यहाँ 21 से किया है तो इसमें भी 21 होगा, पूरी लाइन में गुणा होता है, ठीक है। तो अब ये तो आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए अपना सवाल, देखिए इसे देखिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। देखिए 24 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 8 × 3 लिख सकता हूँ। अब देखिए पहले तो मैं यही चेक कर लेता हूँ कि जिसका अंकों का योग 3 से कट जाएगा वो संख्या कट जाएगी 3 से। अब यहाँ देखना पहला वाला भी 3 से कट रहा है, ये भी, और 8 × 5 = 13, और ये 13, 8 × 5 = 13 और 4 = 17, और ये 18, ये भी कट रहा है। ये और 8 और 1 8 से 14 15, ये भी कट रहा है, ये भी। तो ठीक है, यहाँ 3 का रूल खत्म, ठीक है, सब 3 से कट रहे हैं। अब यह 8 से देखिए, 8 से वही संख्या कटेगी जिसके पीछे के 3 अंक 8 से कटते हैं। देखिए 94 8 से नहीं कटते, ठीक है, ध्यान रखना आप। ये 45 8 कितना कट जाएगा, 40 5 बचेगा, 58 फिर से नहीं कटेंगे 8 से। यहाँ देखना 86 8 से 80 कट जाएंगे, लेकिन 60 पीछे बचा वो नहीं कटेगा। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 8 से पीछे के 3 अंक कट रहे हैं। देखिए 8 से 8 कट जाएगा, 56, 8 7 56, ये भी कटता है। तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो है ऑप्शन थर्ड। तो इस तरह से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 180 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके आधार का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, आपके पास यहाँ दे रखा है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है πr², πr²। यहाँ से मुझे मैं आर निकाल सकता हूँ, कितना 30, ठीक है 30। तो देखिए यहाँ आर निकाली मुझे, तो r² बराबर क्या हो जाएगा 30/π, क्योंकि पाई का मान लगाया नहीं इसने, देखिए 30/π हो गया। अब यहाँ से r² है, इस आर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर 30/π, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मुझे निकालना है व्यास, यानी 2r, तो 2r यानी कि ये यहाँ से 2 इसके पास गुणा हो जाएगा, तो 2 और 30/π, ये देखिए किस ऑप्शन में है आपके, 2 बाहर 30/π, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना, इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा था उसने, ठीक है। यदि आप इसे करने जाते तो आप उलझ जाते इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इस सवाल को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या करा है, एक निश्चित धनराशि के लिए 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 6200 रुपये है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे मैं एक बार छोटा करता हूँ, आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ समझना, देखिए 20% आपकी रेट है, और ये क्या है अर्धवार्षिक रूप से है, तो 20% रेट है, अर्धवार्षिक रूप से है, तो कितनी हो जाएगी 10%, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए ये अर्धवार्षिक रूप से है, तो ये 1.5 वर्ष का कितना हो जाएगा, ये इसका 2 गुना 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको बेसिक है, सबको पता होगा। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पर, मैं इसे ट्री मेथड से करूँगा। देखिए कैसे, मैंने मान लिया मेरे पास 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, 1/10, 1/10, ठीक है। ये जो नीचे 10 आता है, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। देखिए आपके पास 3 वर्ष हैं, 1.5 वर्ष का 2 गुना हो गया, 3 वर्ष हो गया, तो 3 वर्ष हैं, तो इसका नीचे वाले का क्यूब कीजिए आप, कितना होगा 1000। देखिए यहाँ लिखता हूँ, अलग से लिखता हूँ, देखिए क्यूब करके मैं नीचे वाली संख्या क्यूब करके कितना होगा 1000, ट्री मेथड लगा रहा हूँ। अब देखिए पहले वर्ष यहाँ पर इसका लगेगा 10%, 1/10 कितना होता है 1/10, यहाँ होगा 100। दूसरे वर्ष भी यही लगेगा 100, तीसरे वर्ष भी यही लगेगा 100, ठीक है। अब देखना, अब ये जो है ये वाला मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, देखिए ये अब इस पर ब्याज लेगा, इस पर ये 100 पर, तो ये कितना होगा 1/10 से इसका ये लेगा यहाँ पर, ये अपने पास रखेगा 10, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना,
अब ये दोनों हैं जो ये पहले वाला, ये नंबर डालता हूँ मैं यहाँ पर, नंबर 1, देखिए ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, मैं आपको डाल देता हूँ ये 3 नंबर। अब इस 2 नंबर वाले ने एक वाले से ले लिया, केवल इसके पास एक ही था, इसी से ले सकता। अब ये 3 नंबर वाला इन दोनों तीनों से लेगा, इससे भी लेगा, इससे भी लेगा और इस चौथे नंबर वाले से भी लेगा। ठीक है, कैसे लेगा देखिए, ये 10% लेगा, 100 का 10% ये अपने पास रखेगा 10, ठीक है, इसका 10% रखेगा 10, इसका 10% रखेगा 1, ठीक है, अब 1 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखना, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि ये जो पहली लाइन होती है, ये पहली लाइन, एक मिनट छोटा, ये पहली लाइन में जो 100 आ रहे हैं, ये हमारी साधारण ब्याज होती है, ध्यान रखना, ये साधारण ब्याज होती है, ये तीनों 100 ये 300 की साधारण ब्याज। ठीक है, अब यहाँ इसे हटाता हूँ मैं। अब देखिए, अब जो नीचे बचा है मेरा, ये 10 10 10 और ये 31, ये होता है मेरा ब्याजों का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। और इस तीनों को जोड़ दूँ यदि मैं, इस 100 और 100 ये 300 और 31 ये 331, तो ये हो जाता है मेरे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब आपकी ये समझ में आ गया होगा कि कौन क्या है। एक मिनट इसे अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है कितना, ये नीचे वाली संख्या जो मैंने ब्लैक से लिखा है, ये सी आई और एस आई का डिफरेंस है। और ये जो मैंने ये लिखा है 100 और 100 100, ये एस आई है आपका साधारण ब्याज। और ये तीनों को जोड़ दूँ इन्हें, ये 100 और ये 100 ये और ये 31, तो ये हो जाएगा मेरे चक्रवृद्धि ब्याज, पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब देखना सी आई और एस आई का डिफरेंस आपको दे रखा है 6200, मेरे हिसाब से कितना हो रहा है 31, 10 और 10 और 10 30 और 1 31। तो देखना 31 की वैल्यू आपको 6200 दे रखी है, यानी कि 200 गुना है ये। देखना 31 दूनी 62, 200 गुना है। अब मेरा मूल, ये मेरा प्रिंसिपल होता है, ध्यान रखना पहले वाला ये। तो मेरा मूलधन था 1000, अब मुझे 1000 का 200 गुना करना है। तो देखिए, आप 1000 का 200 गुना कीजिए, 1000 आपके पास है, इसमें 200 से गुणा कीजिए। तो देखिए 3 जीरो, ये 2 जीरो, दो पर 5 जीरो लगेंगे, 2 4 5। ये देखिए किस ऑप्शन में है ऐसा, देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।